हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ध्येय आईएएस की पहले हिंदी के टेस्ट को। इससे पहले हमने ध्येय आईएएस के फुल लेंथ फर्स्ट टेस्ट को देखा था जो कि जीएस का था, और इसमें हम पूरे 60 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि 10-10 क्वेश्चन होंगे 6 टॉपिक से जो भी हमारे प्रीलिम्स में सिलेबस के। तो चलिए हम देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और इसी तरह आपको मेरे चैनल पे एग्ज़ाम से पहले सारी की सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। अभी मैं ध्येय की करा रहा हूँ, उसके बाद मैं जीएस वर्ड के वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयन करिए। तो आप एक काम करिएगा, सबसे पहले तो मैं जब क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद से उस क्वेश्चन को देखना है और खुद से उसका जवाब देना है। आपको वीडियो पॉज करके खुद जवाब देना है, उसके बाद आपको मेरा जवाब या फिर आंसर सुनना है, ठीक है। मैं आपको न सिर्फ आंसर दूंगा, बल्कि उसके आसपास जितना भी उनके पर्यायवाची या जो भी पूछा जाएगा, वो सारे शब्द आपको बताने का कोशिश करूंगा, तो आप उनको भी याद रखेंगे या आप कहीं पे नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन इंद्र का पर्यायवाची नहीं है पहले सवाल में। और आपका ऑप्शन है उपेंद्र, जिष्णु, पुरंदर और मुकुंद। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुंद। क्यों? क्योंकि मुकुंद जो है वो इंद्र का नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इंद्र के अगर पर्यायवाची की बात करें हम, तो इंद्र के पर्यायवाची में शक्र, उपेंद्र, पुरंदर, सचीपति, जिष्णु, बिडौदा आदि इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये 3 इंद्र के हैं, मुकुंद विष्णु का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है विरत, दंडी, परिव्राजक और अंत। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंत, क्योंकि जो अंत है वो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं होता है, बल्कि नाश होना, संहार होना, इन सब का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सन्यासी के पर्यायवाची क्या होते हैं? दंडी, वैरागी, विरत, त्यागी, परिव्राजक, ये सब होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। इसमें पर्यायवाची शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। उदारता का पर्यायवाची औदार्य पहला दिया है, दूसरा है कल्पतरु का शुरतरु, तीसरा है लोकेश का शिव और चौथा है विधु का चंद्रमा, ठीक है। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा जो है वो पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकेश का शिव। क्योंकि लोकेश जो है वो शिव का नहीं बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और बाकी के सभी जो हैं वो सही हैं। और अगर हम ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची की बात करें, तो ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची होते हैं प्रजापति, विधाता, कमलासन, अज, गिरापति आदि। आपने आर ओ के तहत हिंदी पढ़ी ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, उसमें आपको हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चौथे क्वेश्चन पे आ गए और देखते हैं प्रभूत किसका पर्यायवाची है। प्रभूत किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है बहुत, पर्याय, प्रचुर और सभी का, ठीक है। यहाँ पे मतलब सभी का मतलब इन ऑप्शन सही नहीं, ऑल की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि प्रभूत के जो पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं प्रभूत, बहुत, पर्याप्त, प्रचुर, अति, अमित, ये सब हो जाते हैं प्रचुर या बहुत के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा एक विकल्प शुद्ध, अर्थात ये जो भी 4-4 के ग्रुप दिए हुए हैं, इसमें ना इसमें 4 के चारों पर्यायवाची हैं, ठीक है। और कोई एक ऐसा युग्म है जिसमें कि सारे युग्म पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, वो आपको छांटना है। नहीं, इसमें आपको शुद्ध बताना है। तो इसमें से एक 4 का एक ऐसा ग्रुप है जो कि शुद्ध है, यानी कि सारे के सारे पर्यायवाची हैं और बाकी 3 में कोई ना कोई एक डिफरेंस वर्ड होगा, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सिंधुसुता, कमला, भार्गवी और पद्मा, ये सभी जो हैं ये किसके पर्यायवाची होते हैं। आपने अगर पर्यायवाची रट रखा होगा तो आपको पता होगा, ये सब माँ लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और बाकी सभी शुद्ध नहीं है, सब अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन छठा नंबर है कि नखायुध, चित्रक और शार्दुल किसके पर्यायवाची हैं। ये तो आपको पता होगा, ये काफ़ी रिपीटेड सवाल है, कई बार यहाँ से सवाल बनते हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा सिंह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नखायुध, चित्रक, शार्दुल ये सब सिंह अर्थात शेर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7वें क्वेश्चन पे हम आगे हैं। विसिक। विसिक आपको बताना है पर्यायवाची शब्द है किसका। बाण का है, बाघ का है, ब्राह्मण का है या भारती का है। तो
इसका सही जवाब आप बताइए पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाण। जो वृश्चिक है वो बाण का पर्यायवाची है, ठीक है। और बाण के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तीर होता है, सर होता है, आशुग होता है, शिलमुख होता है, ईशु होता है, नाराज होता है, नाराज नहीं नाराज, और सारंग होता है। सारंग कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन है अधीश्वर, जगत, भूषण और मुकुंद, ठीक है। तो सम्राट का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा अधीश्वर, क्योंकि जगत, भूषण और मुकुंद नहीं होते हैं, ठीक है। तो सम्राट के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? सम्राट के अन्य पर्यायवाची होते हैं अधीश्वर, अधिपति, महाराजा, राजाधिराज, ये सब होते हैं, राजा वगैरह, ठीक है। और अगर अन्य इसको देख लें तो जगत का पर्यायवाची संसार हो जाएगा, भूषण का तो आपको पता है गहना आभूषण ज्वेलरी वगैरह होती है, और मुकुंद जो है वो कृष्ण या विष्णु का पर्यायवाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। क्योंकि 6 टॉपिक हैं हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में, और 6 में प्रत्येक टॉपिक से 10-10 सवाल करके पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है द्रुम, करवाल, तरु और पिशुन। आप ये थोड़ा टफ है, इसी टाइप से वहाँ पे पूछा भी जाता है। आपको बहुत सारे टफ टफ क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन टफ रखेंगे थोड़ा सा, जो मतलब हम डेली यूज में हमारे नहीं आते हैं। तो इसमें आपको बताना है तलवार का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो तलवार का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा करवाल। तो आप नाम याद रखेंगे, तलवार, करवाल, ये एक जैसे सुनने में लगते हैं। हालांकि ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तलवार के अन्य पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? जैसे खड्ग है, खड़ग, चंद्रहास, रावण के पास जो थी, कृपाण, अस्सी, ये सब जो है वो तलवार के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन में पहले एक में दिया गया है द्रुम, तो द्रुम जो होता है और तरु, ये दोनों वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। जो पिशुन है वो कौवा का पर्यायवाची होता है, या उसको काग भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जो आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इनको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? तो ये काफ़ी फेमस नाम है। अगर आपको जो भारत में हिंदू पौराणिक कथाएं वगैरह आपने देखी होंगी तो उसमें ये नाम बार बार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम और गणेश। तो आप सबको पता होगा कि रेवती रमण जो है वो बलराम जी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पर्यायवाची के 10 शब्द हो गए। अब हम नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन पे आ गए हैं, और यहाँ पे विलोम शब्द शुरू होते हैं। तो आपको विलोम बताना है कि कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है। कथित शब्द को आपको विलोम बताना है। कथित को इंग्लिश में आप अक्सर यूज करते होंगे, सो कॉल्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन एक है अकथ्य, कथ्य, कथनी और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कथित का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस अब चूंकि हम पर्यायवाची पे नहीं विलोम पे आ गए हैं, उल्टा पे, तो कथित का विलोम क्या हो जाएगा? तो कथित का विलोम पहली बात होता है अकथित, अकथित, ठीक है। तो इसमें ना अकथ्य है, कथनी है, कथ्य, ये सब विलोम नहीं है, ठीक है। और अकथ्य भी आप याद रखें, अकथ्य जो है वो कथित का विलोम नहीं होगा, कथित का विलोम अकथित होता। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं कि वंध्या, वंध्या का विलोम आपको बताना है। तो वंध्या का विलोम जो है वो क्या होता है? वो होता है उर्वरा। आपको याद रखना, वंध्या से संध्या नहीं हो जाएगा, सुबह का संध्या होता है, ठीक है। उर्वरा भूमि एक होती है जिसमें खूब सारी पैदावार होती है, और एक ऐसी भूमि होती है बंजर भूमि जिसको कहते हैं, तो वो होती है वंध्या, ठीक है। तो बंजर और वंध्या पर्यायवाची होंगे, लेकिन इसका जो विलोम है वो हो जाएगा उर्वरा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 13वें नंबर सवाल पे, और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विलोम है, इति का अथ हो जाएगा, उत्साह का निरुत्साह, खंडन का विखंडन और ग्रही का सन्यासी। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये गलत है। खंडन का विखंडन नहीं होता है, बल्कि खंडन का विलोम होता है मंडन, ठीक है। खंडन का विलोम क्या होता है? मंडन, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। ये तो बहुत बार आया है, आप सबको पता होगा। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक हम कहते हैं प्राकृतिक को। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब, इसमें अनैसर्गिक भी लिखा ये भी होगा और कृत्रिम भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विलोम शब्द त्रुटिपूर्ण नहीं है। आपको बताना कौन सा, यानी कि सही कौन है। एग्जाम में ना, इसमें ऐसे सब, ये बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज धे वालों ने बनाई है, क्योंकि एग्जाम में एक एक बार देगा कौन सा शुद्ध है, फिर देगा कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है, पर इन सब का माने एक ही होगा। तो वहाँ आपको आपको इन शब्दों को पे गौर फरमाना है, ठीक है, गौर से ध्यान देना है। तो ये दिया है आहार का विहार, अनुग्रह का आग्रह, नित्य का वंद्य और आमिष का शामिश। तो आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं, यानी कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निंद का वंद्य। बाकी सारे के सारे जो हैं वो विलोम सही नहीं, आहार का जैसे विहार नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आहार और विहार ये परस्पर भिन्न शब्द हैं, ठीक है। और अनुग्रह का आग्रह भी नहीं होता है, विलोम नहीं होता है वैसे, ठीक है।
क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम और आपको बताना है कि विधि का विलोम क्या है। ऑप्शन है निधि, विधिहीन, विधिक और निषेध। तो जो विधि का विलोम आपको पता है क्या होगा, विधि का विलोम होता है निषेध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम क्या होगा। लब्ध का विलोम आपको बताना है। तो लब्ध का सर्वथा जो विलोम होता है वो आपको क्या होता है पता है, लब्ध का प्रदत्त होता है। ठीक है, लब्ध का विलोम क्या होता है, प्रदत्त होता है। ये सब आपको रटने हैं विलोम। अगर आपने क्लास नहीं देखी, आप मेरी क्लास देखेंगे जाके हिंदी की, उसमें मैंने आपके सारे टॉपिक कराए हैं, तो वहाँ पे आपको इन सब को मैंने करा रखा है। मैंने PYQs भी कराए हैं, कौन से शब्द बार बार आते हैं उनको भी कराया है, और प्रैक्टिस भी कराई है। अगला क्वेश्चन है कि हेय का विलोम आपको बताना है। तो हेय का विलोम होता है उपादेय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। मैं ऑप्शन नहीं अगर भी पढ़ रहा हूँ तो आप वीडियो पॉज करके ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे, और सबसे पहले आप स्वयं इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप मेरी वीडियोज़ को आगे चलाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ गए हम 19वें, और आपको बताना कि निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन ए दिया है सुगम का अगम, क्षीण का पुष्ट, विसूरता का वीरता, और लिप्स का निर्लिप्त। इसमें आपको गलत वाला बताना है। ठीक है, तो इसमें जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरता का वीरता नहीं होता, ये तो पर्यायवाची हो जाएगा, सूरता का भीरुता होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, कौन सा सही सुमेलित है। नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मृत, या सभी सही सुमेलित हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। ये हिंदी का अच्छा सवाल है, यहाँ से सवाल बनते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि पूरब और उत्तर, जिसको कि हम उत्तर पूर्व कहते हैं, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, इसके मध्य जो कोण बनता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है आप बताइए। उस कोण को ईशान कहा जाता है। आप याद रखेंगे, उस दिशा को जो कोण बनाती है उसको ईशान कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच जो कोण बनता है, पश्चिम, पूरब और उत्तर के बीच जो बनता है वो ईशान होता है, और पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोण बनता है उसको वायव्य कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरब दिशा और उत्तर को पूछा तो इसका जवाब ईशान हो जाएगा। आप वायव्य भी याद रखेंगे, ये उत्तर और पश्चिम के बीच का कोण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है। ठीक है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही खंड है। यहाँ पे मतलब आप ये सवाल देख कर क्या समझे कि ये 21 नंबर वाला कौन से टॉपिक से आ गया। ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, वहाँ से पूछा गया है कि उत्तर में उसके बीच बनने वाला कोण क्या है। ठीक है, तो इसी तरह आपको बताना कि अभिजात किस वाक्य खंड के लिए प्रयोग सही शब्द है। तो अभिजात आपको पता होगा, हम लोग बोलते हैं ये, किसी भी आदमी को बोल देते हैं कि ये एलीट फैमिली का आदमी है, ये एलिटिस्ट लगता है। ठीक है, तो एलीट या अभिजात का मतलब होता है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। ठीक है, हालांकि आजकल तो एलीट लोग ज़्यादा पैसे वाले को बोलते हैं, तो उसका उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदी में अभिजात का मतलब होता है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। परित्यक्तता, अधित्यक्ता, अनूठा और शमित्यका। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा अधित्यका। जो अधित्यका किसको कहते हैं कि जो पर्वतों के ऊपर की जो समतल भूमि होती है जिस पर खेती की जा सकती है उसको अधित्यका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक सही शब्द है, यानी कि जिस स्त्री का विवाह हुए बहुत साल हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पटरानी, पूर्व वधू का, अध्युड़ा और प्रौढ़ा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा प्रौढ़ा। जिसको बहुत दिन हो जाते हैं शादी हुए तो उस स्त्री को प्रौढ़ा कहते हैं। याद रखना ये शब्द स्त्री के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं होता है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, कि कौन सा एक बेमेल है। आपको बताना है सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है, क्या ये सही है आप बताइए। तो ये जो है ये सही है। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत कहते हैं, ये भी सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये वैसे गलत है, मैं आपको बता दूं, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होता है। आप इस बात को, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में फ़र्क समझिए। और किए गए कार्य का उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ये तो आपको पता ही है। और जो उपकार को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं, वो कृतज्ञ होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर सवाल है कि आगे होने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। भविष्यत, भावी, भूतपूर्व और अनादि। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भावी। हम बोलते हैं ना कि भावी प्रधानमंत्री कौन होगा 24 में, उसी तरह से तो आगे होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दुर्जेय शब्द हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है। दुर्जेय हम किसको कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने अक्सर सुना होगा दुर्जेय किसको कहते हैं।
जो जिसको हम कठिनता से जान सकते हैं, ठीक है, जो कठिनता से जाना जा सके उसको हम दुर्जेय कहते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा, इसके लिए आपको पता है क्या सही शब्द होता है वाक्यांश के लिए? इसके लिए होता है दुर्भिसंधि, दुरभिसंधि, ठीक है, वो होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना हित अहित सोचने में समर्थ। अपना हित अहित जो सोचने में समर्थ होता है उसको क्या कहते हैं? स्वार्थी, विवेकी, पंडित, ज्ञानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकी। जो विवेकी व्यक्ति होता है वो अपना हित और अहित सोच लेता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवादी के लिए जो उपयुक्त वाक्यांश होता है वो होता है जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, ठीक है। तो एक तो होता है वादी। वादी को आपने कोर्ट में अक्सर ये सब सुना होगा। वादी वो होता है जो मुकदमा दायर करता है और जिसके ऊपर दायर किया जाता है, यानी कि मुकदमा दायर करने वाले का जो विरोध करता है, प्रतिकार करता है, उसको प्रतिवादी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिसकी गणना की जा सके उसके लिए क्या है? नगण्य, गणनीय, अगणनीय और अगण्य। ये बहुत ही सिंपल सा है। जिसकी गणना की जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? जिसकी गणना ना की जा सकी पूछा गया है, ठीक है। तो जिसकी गणना नहीं की जा सकती वो होता है अगणनीय। अगण्य नहीं होता, नगण्य नहीं होता, अगणनीय होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम तत्सम तद्भव शुरू कर चुके हैं। आपने हिंदी में अगर तत्सम तद्भव आपको शब्द नहीं आते, याद नहीं होते, तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिए जाके प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी की। मैंने आपको पहले ही वीडियो में कुछ ट्रिक्स बताई हैं, उससे आप तत्सम तत्सम आसानी से पहचान लेंगे। तो खैर अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अवश्याय। अवश्याय किस एक शब्द का तत्सम शब्द है? तो जो अवश्याय है वो जो है वो ओस का तत्सम होता है। याद रखिए आप, ओस का बिगड़ा हुआ रूप या तत्भव रूप अवश्याय होता है, ठीक है। अमावस, आरसी या आढ़त का नहीं होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द की सही जोड़ी नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परख एक तत्भव शब्द है और परख एक तत्भव शब्द है जिसकी जो तत्सम होती है वो जाति ग्रह नहीं बल्कि परीक्षा होती है, ठीक है। एग्जाम जिसको हम कहते हैं। बाकी सभी जो जोड़ियां हैं, चक्र का चर्मण, षटक का सकट और मक्षिका का हरिद्रा, ये सभी के सभी सही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो स्तोक है वो घोड़ा का सही तत्सम होता है। स्तोक का जो स्तोक जो है वो घोड़ा का सही तत्सम शब्द होता है, फिटकरी का नहीं होता है। और फिटकरी का जो तत्सम होता है वो स्फटिक होता है, ठीक है। और बाकी ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, मतलब इधर वाले तत्सम है और इधर वाले तत्व है, ठीक है। और प्रणाल का प्रणाला, ये सभी के सभी सही हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। नक्र का तत्सम शब्द आप, नक्र तत्सम शब्द है पर इसका तत्भव क्या है? ऑप्शन में है नख, निम्बु, नाक और नया। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नाक, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि नक्र नाक का तत्सम है। नाखून का नख होता है, जो नख है नाखून का होता है, ठीक है। और जो नया है उसका होता है नव्य। चलिए अब नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बछड़ा का सही तत्भव है। बछड़ा अपने आप में तत्सम रूप है और बछड़ा का आपको तत्भव बताना। तो बछड़ा का जो तत्भव होता है वो होता है वत्स। आप याद रखें, बछड़ा का तत्भव होता है वत्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली और घोड़ा। ये सवाल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो घोड़ा है वो तत्सम नहीं है बल्कि तत्भव है। क्यों? क्योंकि घोड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है स्तोक। हमने अभी ऊपर देखा घोड़ा का तत्सम क्या होता है, वो होता है इस तोक। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। एक तत्सम शब्द, इसमें भी आपको बताना कौन तत्सम है। भीतर, प्राघूर्ण, बेर और रैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राघूर्ण जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सभी के सभी तत्भव है। भीतर, भीतर का तत्सम क्या होता है बताइए? अभ्यंतर। बेर का क्या होता है? बेर का होता है बदरी। और प्राघूर्ण का तो आपको पता ही ये तत्सम शब्द है। किसका है? प्राघूर्ण किसका तत्सम है ये तो बताइए। प्राघूर्ण जो है वो पाहुना या मेहमान का तत्सम होता है, ठीक है। और जो रैन का तत्सम होता है वो होता है रजनी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्भव शब्द है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक तत्भव शब्द है। तो मक्खन, हस्त, शकुन, शून्य। तो इसमें जो मक्खन है वो तत्भव शब्द है। क्यों? क्योंकि मक्खन का जो तत्सम होता है वो होता है मृक्षण। आप याद रखें, मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण। बाकी शकुन तो सगुन का होता है, ठीक है। और हस्ती किसका होता है? हाथी का होता है। शून्य किसका होता है? ये शून्य का होता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट 39 नंबर सवाल पे आ गए और देखते हैं। हथौड़ा का तत्सम आपको बताना है। ऑप्शन है हस्त, हथौड़ा, हस्त, हथौड़। ये एकदम सा सिंपल है, आपने पढ़ा होगा अगर। हथौड़ा का जो तत्सम होता है वो होता है हस्त, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो
इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शर्करा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि शक्कर का जो, शक्कर एक तत्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द शर्करा होती है, सही सुमेलित नहीं है। ये तो सही सुमेलित है, इसमें इसने गलत कैसे दे दिया, तो ये भी तो इसका सही सुमेलित है। ठंड का क्षण, कर्पूर का कपूर, सपत्नी का शौच, हाँ ये सारे के सारे सही। इसने ऑप्शन इस वाले 40 नंबर क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, इन्होंने ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। ये चारों के चारों सही है, तो यानी कि ये चारों सही है, तो इसमें ऑप्शन में इन्होंने अपनी जो आंसर की दी उसमें उन्होंने इसको माना है गलत, डी वाले को, लेकिन ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। तो ये इनका गलत सवाल है। ऐसे हालांकि हो सकता है इन्होंने जानबूझ के दिया हो, क्योंकि एग्जाम में भी ना जीएस का पेपर हो चाहे हिंदी का हो, 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलते हैं जो कि जिनके ऑप्शन ही गलत होते हैं, जिनको आयोग बाद में हटा देता। तो ऐसे क्वेश्चन हटाने के लिए होते हैं, आयोग हटाता, आप इनकी चिंता ना करें, मैं आपको बताते चलूँगा अगर उन्होंने गलत दिया होगा तो। अब खैर अगला बढ़ते हैं, और अब वर्तनी शुद्ध पे सवाल आ गए हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता और दौर्बल्य। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, आप बताइए इसमें शुद्ध और अशुद्ध बताना है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो दौर्बल्य है वो शुद्ध है, इसका जो गलत होता है वो होता है दौर्बलय। और ये रचयिता लिखा ना होकर के बल्कि रचयिता होता है, यानी या पे छोटी की मात्रा लगती। और उद्ग्रीव नहीं होता है बल्कि उद्ग्रीव होता है, उत नहीं उद होता है, ठीक है। और परलौकिक नहीं बल्कि पारलौकिक होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी है। अधोपति, जाह्नवी, गोड़ीगण और त्याज्य। आप बताइए इसका सही जवाब। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाह्नवी। क्योंकि जाह्नवी जानवी नहीं होता है, जाह्नवी ऐसे होता है, हा पहले आता, हा पे हलंत लगता, फिर नवी करके लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए जाह्नवी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध शब्द ही बताना है। अनुषांगिक, अनुसांगिक, अनुषांगिक, अनुषांगी, इसमें सा का फर्क दिया गया है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये आपको रट ही लेना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द जो है ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, अनुषांगिक। पहली बात, अनु नहीं होता, आनु होता है, बड़ा की मात्रा लगती, ठीक है। और आनु हो गया और शांगिक, ये वाला सा बनता, आपको याद रखना, आनु और शांगिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द चुनिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक और मनोकामना। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक। व्यावसायिक सही शब्द है। और इसका जो सदोपदेश जो लिखा हुआ है, सदोपचेत नहीं बल्कि सदुपदेश होता है। विदुषी नहीं होता बल्कि विदुषी होता है। और मनोकामना नहीं बल्कि मन कामना होता है। ये आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, ये मन कामना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे आगे कि शुद्ध वाक्य आपको इसमें चुनना है। ऑप्शन ए है कि वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। आपको इसमें में, पर, के, से पे फर्क देखना है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ना वेदों में, न वेदों पर, न वेदों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है। टिप्पणी, मिष्टान, तात्कालिक और राहुल सांकृत्यायन। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि राहुल सांकृत्यायन होता, सांस्कृत्यायन नहीं होता, इसमें इन्होंने सांस्कृत्यायन दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य बताइए। ऑप्शन है मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है। पेड़ से फल आ रहे हैं, अनेकों बार देख चुका हूँ। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधु, सोहन या सोहन, मधु, मोहन या सोहन जाएगा, ये सही है। बाकी गलत हैं। अब बाकी कैसे गलत हैं, क्यों? जैसे मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, नहीं जा रहे हैं होगा, ठीक है। पेड़ से फल आ रहे नहीं, पेड़ पर फल आ रहे होते हैं ना कि पेड़ से, ठीक है। अनेकों बार देख चुका, अनेकों नहीं होता है, अनेक ही अपने आप में कई होता, तो इसलिए अनेक बार देख चुका हूँ होगा, ठीक है। इसलिए ये तीनों गलत है और पहला वाला सही है। अगले में आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन है कि इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, मैंने गुरु का दर्शन किया, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। आपको बताना इसका सही जवाब क्या है, यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका जो शुद्ध वाक्य वह है ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, ये सही है। बाकी गलत क्या है, जैसे लिखा कि इतनी आलस्यता ठीक नहीं, नहीं ये गलत नहीं होता है, इतना आलस्य ठीक नहीं, ये सही होगा, ठीक है, इतना आलस्य ठीक नहीं। मैंने गुरु का दर्शन किया नहीं होता, मैंने गुरु के दर्शन किए होता है।
आज बजट के ऊपर बहस नहीं होगी, आज बजट पर बहस होगी, ठीक है। ऊपर का मतलब बजट के ऊपर बहस की थोड़ी, बजट के ऊपर बहस की जाएगी, बजट पर बहस की जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 49 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। आपको इसमें आप पढ़िए ऑप्शन और बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य जो इसमें है, ऑप्शन नंबर सी है कि आज रविवार का दिन है। रविवार अपने आप में ही दिन है, तो रविवार का दिन अलग से नहीं लगाया जाएगा, इसका शुद्ध हो जाएगा आज रविवार है, सिर्फ इतना होगा, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। मैं कुछ ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ कुछ क्वेश्चन में, इसलिए नहीं पढ़ता हूँ कि थोड़ी मेहनत आप भी करें, वरना आप सब सुनते ही जाएंगे, आप खुद से भी पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद से पढ़ना होगा। तो मैं बीच बीच में आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ स्टेटमेंट नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण किया, सविता हिंदी की शोधार्थी है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया। आपको बताना इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण किया। याद रखना, आपको याद रखना, वृक्ष नहीं रोपे जाते, पौधा रोपा जाता है, जो कि बाद में वृक्ष बन जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे विशेषण विशेष केवल टॉपिक बचा, बाकी के 5 टॉपिक के 10-10 करके 50 सवाल हम देख चुके हैं। अब हम आगे हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे, और यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन है इष्ट, घृणित, आर्ष और गौरव। ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। आप विशेषण विशेष वाली मेरी पहली क्लास देखेंगे तो मैंने आप में उसमें समझाया है कि कैसे पहचाना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घृणित। क्योंकि घृणित जो है, घृणित, हाँ घृणित ही हो जाएगा। घृणित अपने आप में एक विशेषण ना होकर के बल्कि क्या होता है, वो विशेष्य होता है। क्यों? क्योंकि घृणित एक तरह से संज्ञा होती है और विशेषण होता है घृणा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। ये एक स्टेटमेंट है कि उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिया। इस वाक्य में आपको गुणवाचक विशेषण कौन सा शब्द है ये आपको बताना। गुणवाचक विशेषण क्या होता है मैंने आपको बताया है, आप मेरी हिंदी की क्लास देखे जाके विशेषण विशेषण मैंने पहली क्लास में बताया, जिससे किसी के गुण बताए जा रहे हैं। गुण पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो आप बताए, आपको यहाँ से अंदाजा लग गया होगा इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा, उस, पागल, पैसे या इतने। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे मैं आपको विशेषण विशेष फिर से करा देता हूँ, क्योंकि 51 नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया था, हमने 52 नंबर पहले करा दिया था, ठीक है। 51 नंबर छूट गया, तो आपको इसमें विशेष पद बताना क्या है, स्त्रैण, विधान, मात्रक और क्षुब्ध। तो इसका जो सही जवाब वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान। विधान एक तरह का विशेष है, बाकी के सभी विशेषण होते हैं। स्त्रैण एक तरह का विशेषण होता है, इसका जो विशेष होगा वो हो जाता है स्त्री। मात्रक होता है, इसका विशेष हो जाता है माता, और वैधानिक का हो जाता है विधान, ठीक है। वैधानिक, विधान का विशेषण होगा क्योंकि विधान तो अपने आप में विशेष है, विशेष का विशेषण होगा वैधानिक, और क्षुब्ध का क्या हो जाएगा, क्षोभ। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौरव। मैंने वो घृणित बता दिया था, वो गलत था। क्यों? क्योंकि हमने पहले वाले का आंसर देख लिया था, ठीक है। तो आपको बताना विशेषण नहीं है कौन सा। तो घृणित अपने आप में विशेषण है, इष्ट भी विशेषण है, आर्ष भी है, गौरव जो है वो विशेषण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। इसका जो सही जवाब है ये आपको पता होगा। अ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पागल। क्योंकि पागल उसकी विशेषता बता रहा है, उसका गुण बता रहा है, भले निगेटिव रूप में है लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित युग्म में वाक्य एवं उनके सामने लगे विशेषण में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है, ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी सही सुमेलित हैं। तुलसी के समान पवित्र होता है, मृत्यु के समान निश्चित होता है, अंगद के पाँव के समान अटल होता है। तो ये सबके सब सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम 55 नंबर पे आ गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ। प्रविशेषण क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। विशेषण से पहले जो विशेषण लगता है, जैसे कि वह बहुत लंबा है, तो वह लंबा है अपने आप में लंबा विशेषण है, लेकिन वह बहुत लंबा, तो जो बहुत हो जाएगा वो प्रविशेषण होता है। अब आप समझ गए होंगे, इसमें आपको बताना है विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है। कमला अति सुंदर लड़की है, ठीक है, कमला अति सुंदर लड़की है। तो आप देख के ही लग गया होगा आपको कि इसमें जो कमला सुंदर लड़की, सुंदर तो विशेषण हो गया, लेकिन अति जो है वो अपने आप में प्रविशेषण होता है, ठीक है। अति क्या है, प्रविशेषण। तो इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बाकी वाले में आप देख रहे हैं किसी में भी प्रविशेषण नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है। आपको बताना है इसमें से कौन से विशेषण की दृष्टि मतलब कौन से सारे के सारे विशेषण हैं। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अनासक्त, ऐतिहासिक, महत और सरीखा, ये सब के सब विशेषण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण विशेष युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है आपको। तो जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्दिक और हृदय। ठीक है, हार्दिक और हृदय ये सही नहीं है विशेष, यानी हार्दिक और हृदय ये विशेषण विशेष नहीं है और बाकी के सभी सही दिए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेष है, अजित, अधिकारी, अंतर और आंतरिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर। अंतर अपने आप में कोई विशेषण नहीं, विशेषता नहीं, बल्कि ये विशेष्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये थोड़ा भाषा टफ लिखती गई। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति होती, यानी कि जिस शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो बताना। तो संज्ञा की विशेषता किससे बताई जाती है, वो बताई जाती है विशेषण से। तो इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आ गए हैं ऑप्शन 60 नंबर और अंतिम क्वेश्चन पे इस टेस्ट सीरीज के। तो ये है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों से कौन सा एक सही विशेषण विशेष युग्म नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तबाही और तटस्थता। क्योंकि तबाही और तटस्थता विशेषण नहीं है, बल्कि ये क्रमशः विशेष है। ठीक है, तबाही और तबाह, क्योंकि तबाही जो है वो तबाह हो जाएगा और तटस्थता नहीं बल्कि तटस्थ हो जाएंगे। अगर विशेषण विशेष हमको देखना हो तो तबाही ना होकर के तबाह होगा और ये तटस्थता ना होकर के तटस्थ होगा, तब ये सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हमने ध्येय आईएएस की हिंदी की पहले टेस्ट को देख लिया। इस तरह हम आगे, आप मेरे चैनल आगे सारे लगभग वीडियो को करते रहेंगे। ध्येय और जीएस वर्ड, पीसीएस मंत्रा वगैरह हम एग्जाम से पहले लगभग सारी टेस्ट सीरीज कवर कर लेंगे, जितनी भी मार्केट में अभी तक जितनी भी ये लोग निकालेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ एज इट इज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इस पूरी पीडीएफ को डाल दूंगा। उसमें लास्ट में ये देख रहे हैं आप, पूरा इन्होंने अच्छे से विश्लेषण भी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपके जो भी दोस्त जानने वाले हैं उनको आप चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी टेस्ट सीरीज को लगा सकें। ठीक है, तो चलिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।